हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा मेंस का आंसर होता है, जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है, वो हमें किस तरीके से करनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपकी मेंस है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो प्री से भी ज़्यादा वैल्यू करते हैं और इंटरव्यू से भी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इंटरव्यू को इतनी आपकी जो पोजीशन है या रैंक है उसको इतना कोई चेंज नहीं कर देगा। और प्री अगर आप नॉर्मली मेंस के लिए अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप प्री आराम से क्लियर कर लोगे, प्री में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। अब मेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब भी प्रिपरेशन करो हमेशा मेंस की प्रिपरेशन करो। प्री अपने आप साथ में आपका क्लियर हो जाएगा जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो, क्योंकि जब मेंस में हम पढ़ते हैं डिटेल में पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ते हैं, सभी सेक्शंस को भी पढ़ते हैं, तो अपने आप प्री की प्रिपरेशन हो जाती है। उसमें कोई वो नहीं होता। मतलब अगर कोई किसी बच्चे ने 2-3 अटेम्प्ट दिए भी हैं तो वो भी ये बात आपको बता देगा। अब मेंस के अंदर जब हमें आंसर राइटिंग करनी है तो इसकी जो सबसे मेन सोल्यूशन है कि प्रैक्टिस से हम इसकी जो आंसर राइटिंग है वो अच्छी कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है वो चीज हमें समझने लायक है कि हमें एग्जाम में जाके क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है। तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स निकालो और उनके क्वेश्चंस देखो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं स्पेसिफिक स्टेट्स के, जिस भी स्टेट के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, आप दिल्ली पे कर रहे हो, राजस्थान पे कर रहे हो, बिहार पे कर रहे हो, जो सी भी स्टेट पे कर रहे हो, यूपी पे कर रहे हो, तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स निकालो और उनको देखो कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर उस हिसाब से आपकी प्लानिंग होगी कि आपको आंसर कैसे लिखने हैं। अब स्टेट कोई भी हो, एक कॉमन क्वेश्चन तो सभी में आते हैं कि सिंपल क्वेश्चन जहां पे वो प्रोविजंस आपसे पूछता है कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए, जो डायरेक्टली जहां पे वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक तो हमारी ये चीज रहती है कि वो आपसे डायरेक्टली सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा, तो वहां पे आपने क्या करना है, जैसे आपसे उसने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया कि इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए और सिंपल से आपको बताया कि इस सेक्शन में ये चीज दी गई है, तो वहां पे आपने क्या करना है कि उस चीज को एक तो एक्सप्लेन करना है कि आपको पता है इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। आपसे उसने जैसे सिंपल से ग्रीवियस हर्ट के बारे में पूछ लिया तो आपको पता है कि ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या कहां दी गई है और उसके अंदर क्या ऑफेंस होता है। अब ये आंसर इतने में तो खत्म हो जाएगा, अब इसके अंदर आप और क्या लिखोगे। तो यहां पे आपको क्या करना होगा कि उसके अंदर अगर आपको कोई एग्जाम्पल्स याद है तो आप एग्जाम्पल जरूर लिखिए। उसके अलावा आपको कोई केस लॉ याद है तो केस लॉ जरूर लिखिए। तो इस तरीके से ये सभी स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस हर एक स्टेट के अंदर आते हैं और काफी अच्छी क्वांटिटी में आते हैं, तो आप अपने आंसर्स को इस तरीके से लिख सकते हो। उसके अलावा जैसे अब काफी सारी स्टेट्स में अब क्या होता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं जहां पे वो आपको एक सिचुएशन देता है पर्टिकुलर और उसके अंदर वो आपसे आंसर पूछता है कि इस तरीके की सिचुएशन है, ऐसा ऐसा हुआ, तो आप एक तरीके से बताइए कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं। तो यहां पे आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो एक तरीके से थिंकिंग प्रोसेस है जहां पे आप रीजनिंग दोगे अपनी कि मैं ऐसी सिचुएशन में ये करता, तो वो जो रीजनिंग है आपकी, जो आपकी थिंकिंग है, जो आप अपनी शो करोगे पेपर के ऊपर, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब मान लो कि उसने एक सिचुएशन दी आपको जिसके अंदर एक पर्सन हो सकता है कि उसको कन्विक्शन दे दे और एक पर्सन हो सकता है कि उसको एक्विटल कर दे। लेकिन आप कुछ भी करो, डिसीजन कोई भी दो, चाहे आप कन्विक्शन करो चाहे आप एक्विटल करो, लेकिन आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके अंदर। बिकॉज एट द एंड आप क्या बन रहे हो, आप जज बन रहे हो। तो वहां पे आपसे आगे कोई नहीं पूछेगा कि आपने सही जजमेंट दिया या नहीं दिया। वहां पे क्या होगा, जब आपके जजमेंट से अगेंस्ट अपील में जाया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि आपकी रीजनिंग कितनी अच्छी थी। तो आपको अपनी रीजनिंग के ऊपर काम करना है, आपको अपने थिंकिंग प्रोसेस पे काम करना है। थिंकिंग प्रोसेस पे आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे इस चीज को कर सकते हो, आप अलग अलग जजमेंट रीड कीजिए, उनको याद मत कीजिए, सिर्फ आप रीड कीजिए। आपको जितने जजमेंट्स मिलते हैं कि क्यों उसके अंदर इस तरीके का डिसीजन दिया, जिससे कि आपके माइंड भी जो है डेवलप होगा रीजनिंग देने में कि अगर मेरे को ऐसे ऐसे फैक्ट्स मिलते हैं तो मैं उसके अंदर क्या करता और क्यों करता। ये जो क्यों है इसके ऊपर आपने काम करना है अपने, कि रीजनिंग क्यों है, कि मैं इसके अंदर इस पर्सन को एक्विटल क्यों दे रहा हूं पूरे एविडेंस एक्ट के हिसाब से, या जो भी मैं प्रोसीजर मैंने चलाया और उसके अंदर मेरे सामने जो भी एविडेंसेस आए, जो भी चीजें आई, उसके बेसिस पे मुझे ये क्यों लगता है, जो फैक्ट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, कि क्यों मेरे को इसको एक्विटल दे देनी चाहिए। तो अगर आपके रीजन स्ट्रांग होंगे तो आपको उसके अंदर मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक आंसर्स इनके नहीं होते कि आप कहीं पे ढूंढो कि मुझे इसके अंदर एक्विटल मिल जाए तो एक्विटल दे दिया, कोई बोले कि छोड़ दिया तो सॉरी गिल्टी कर दिया, तो वो चीज कोई स्पेसिफिक है नहीं। तो यहां पे आपके पास क्या होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए। आप रीजनिंग देके जो मर्जी डिसीजन दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी रीजनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। तो एक तो हमारे पास ये चीज हो गई। दूसरा क्या होता है, और इन जो ये वाले ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं इनके अंदर आपको कोई केस लॉस ज्यादा मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपको एक फैक्ट्स दिया उस हिसाब से आपने देना है।
कई बार क्या होता है कुछ स्टेट्स के अंदर, जैसे खासकर दिल्ली के अंदर, इसके अंदर जो रीसेंट केसेस हुए होते हैं, जैसे मान लो अगर आप 2022 के अंदर कोई एग्जाम दे रहे हो तो 2021 के 2020 के जो रीसेंट केसेस हुए होते हैं उनको जरूर रीड कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो रीसेंट केसेस होते हैं उनमें से सेम टू सेम फैक्ट्स उठा लिए जाते हैं और फिर वो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो ऐसा भी बहुत होता है, तो वहां पे आपको आंसर देना बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत हेल्प हो जाएगी। और ज्यादातर इन क्वेश्चंस के अंदर आप केस लॉ कोई लिख नहीं पाते, क्योंकि वो आपको फैक्ट्स दे रहा है, वहां पे आप अपना डिसीजन दे रहे हो, तो उनके अंदर केस लॉ लिखने की जरूरत भी नहीं होती। हाँ, कोई स्पेसिफिक आपको पता है कि बिल्कुल इस तरीके का केस है, तो वहां पे आप वो केस लिख सकते हो। एक तो हमारी सिचुएशन ये हो जाती है। इसके अलावा जब हम आंसर लिख रहे होते हैं, जब मेंस का पेपर दे रहे होते हैं, तो हमें आंसर्स लिखने होते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या प्रॉब्लम होती है, हम आंसर लिख तो देते हैं, अब क्या होता है जब हम एग्जाम शुरू करते हैं तो हम पहले तो बहुत अच्छे से लिखते हैं कि अच्छे से कि एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास टाइम कम रह गया और हमें एग्जाम पूरा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एग्जाम हमेशा पूरा अटेम्प्ट करना है, एग्जाम को कोई क्वेश्चन छोड़ना मत। तो उसके लिए ये रहता है कि आप ऐसा मत करो कि आपने शुरू में तो बहुत अच्छा किया और एंड के जो आंसर्स लिखे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रखी। क्वालिटी आपको शुरू से एंड तक मेंटेन करनी है। अगर आप शुरू में आप अच्छा लिखना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि मैं बहुत कुछ लिख दूंगा, तो आप ऐसा मत कीजिए, कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। अगर आपके 12 क्वेश्चंस आ रखे हैं एग्जाम के अंदर, तो उन 12 क्वेश्चन को एक ही स्टैंडर्ड की तरह लिखिए कि उसके अंदर आप एक ही स्टैंडर्ड से आंसर दे पा रहे हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता, वो अलग बात है, लेकिन जिसका भी आप आंसर दे रहे हैं उसको एक ही स्टैंडर्ड से देने की कोशिश कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आपने शुरू के 4 तो बहुत अच्छे आंसर लिख दिए, बाद के जितने 8 क्वेश्चन बचे उसके अंदर आपने बहुत ही नीचे लेवल के आंसर्स लिखे, जिसको पढ़ के मजा नहीं आएगा एग्जामिनर को, जो भी आपका चेक करेगा एग्जाम। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, उस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए। और टाइम मैनेजमेंट आप कैसे सीखेंगे, जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे बैठ के खुद, जब भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें तो उसको अपने आप टाइम देख के सॉल्व करें कि मैं इसके आंसर्स ऐसे लिखूंगा, इतने टाइम में लिखूंगा, तो उस हिसाब से अपने आंसर्स लिखिए। ठीक है। इसके अलावा अब सेक्शंस की बात आती है कि सेक्शंस हम याद करते हैं, जैसे आपने किसी कोई डेफिनेशन किसी सेक्शन की याद की, आपने मर्डर की डेफिनेशन याद की, आपने कोई पर्टिकुलर ऑफेंस की डेफिनेशन याद की, या आपने प्रोसीजर लॉ में किसी चीज की डेफिनेशन याद की, तो उसने क्वेश्चन पूछा तो आप क्या करते हैं कि डायरेक्टली, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो याद कर लेते हैं और उन्हें याद रहता भी है, तो वो डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड उस सेक्शन को लिख देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या होता है कि नहीं याद रहते, इतने सारे सेक्शंस होते हैं नहीं याद रहते, और वो बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्ड टू वर्ड सभी सेक्शंस को याद रख लेते हैं, और सभी सेक्शंस याद रखना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो उसके अंदर आपके पास क्या है, एग्जामिनर भी आपसे यही चाहता है कि आप उस सेक्शन के की वर्ड्स लिख पाए, कि हर एक सेक्शन को जब आप पढ़ोगे उसके अंदर कुछ ना कुछ मेन वर्ड्स होंगे, तो उन मेन वर्ड्स को, की वर्ड्स को अगर आप लिख देते हो तो एग्जामिनर को समझ आ जाता है कि इसको कंसेप्ट पता है, ये मेन चीज के ऊपर रहा है, इसको मेन वर्ड पता है। तो उन वर्ड्स के ऊपर फोकस रखिए कि उस सेक्शन में से वो वर्ड नहीं हटना चाहिए, उस वर्ड को आपने जरूर लिखना है उसके अंदर। जब हम एसेंशियल्स पढ़ते हैं जैसे किसी सेक्शन के, तो वो एसेंशियल के अंदर वो वर्ड्स आते हैं, तो उन वर्ड्स को हमेशा याद रखना। इसी चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। हमें रटना तो है नहीं, रट के तो कोई फायदा है भी नहीं, वैसे भी कोई बन भी गए तो क्या ही होगा उससे, आप आगे आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं होगा। तो उसी के ऊपर आपने काम करना। आप आंसर लिखोगे तो आपके कुछ उसके अंदर आप अपने आप भी कुछ चीजें लिखोगे, उन की वर्ड्स को लिखोगे, तो आपका आंसर अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है तो उनको याद करने की भी जरूरत नहीं है, सेक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं होती वर्ड टू वर्ड। ठीक है, तो मेनली हमें कंसेप्ट को ही वर्क करना है, हमारी ये बात होगी। इसके अलावा कई बार क्या होता है, हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमने प्रिपरेशन की होती है कि इस तरीके से पेपर आएगा, और देखने को मिलता है कि इस बार तो पैटर्न ही चेंज हो गया। तो आप उसके अंदर ऐसा नहीं कि आप परेशान हो गए कि अब मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे पास होऊंगा, उससे कुछ होगा भी नहीं। आप अपना आराम से बैठिए, जिस हिसाब से आपने प्रिपरेशन की है उसी हिसाब से आप आंसर लिखिए, उसको समझिए, क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा जिस हिसाब से आपने प्रैक्टिस की थी उससे, लेकिन आप एक बारी फ्लो में आएंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखी है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप अपने आंसर्स को इजिली लिख पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है लेंथ ऑफ द आंसर, कि कितने बड़े आंसर्स लिखें। तो इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक लेंथ नहीं है कि इतने नंबर का क्वेश्चन आया तो मैं इतने पेज लिख दूं। हाँ, ऐसा होता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन 15 नंबर का आ रहा है तो उसके अंदर आप 6-7 पेज लिखिए, तो ऐसा पक्का नहीं है कि 6-7 ही लिखिए, कोई इसके अंदर 5 पेज भी लिख देगा, कोई 8 पेज भी लिख देगा, 9 पेज भी लिख देगा, लेकिन एटलीस्ट एक अपना एवरेज बना के चलिए कि हाँ इतने के अंदर इसका आंसर मेरा सही से आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे इतना लिखना ही है। अब आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया, स्पेसिफिक चीज ही पूछ ली, उसके अंदर कैसे इतना सारा लिखोगे, तो वो तो अपनी चीज है ही, जो अगर उसने पूछा ही इतना है जिसके अंदर आप लिख ही इतना सकते हो, आप उसके अंदर 3 या 4 पेज ही लिख सकते हो, तो फिर उसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पेज भरने हैं या ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो उसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है।
जहां पे उसने आपसे कुछ रीजनिंग पूछी, कुछ डिटेल में चीजें पूछी, तो वहां पे तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को लिखना ही पड़ेगा, आपके पास इतना सारी चीजें होंगी बताने को। और जहां पे उसने स्पेसिफिकली चीज पूछ ली कि बताओ ये क्या होगा, तो वहां पे आप कैसे लिख दोगे ज्यादा? तो वहां पे कोशिश करो 15 नंबर का है तो 5-6 पेज भर लो, उससे ज्यादा तो आप लिख भी नहीं पाओगे। तो इसका कोई ये नहीं है कि आपको इतने ज्यादा पेजेस भरने हैं, इतने कम पेजेस भरने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप कंसेप्ट पे काम करो, अपने प्रैक्टिस पे काम करो कि आपको आंसर्स कैसे करने हैं, प्रोविजंस कैसे याद रखने हैं, इन चीजों पे करो। इस पे कोई मैटर नहीं करेगा आप कितनी लंबी लेंथ लिख रहे हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना। ये नहीं कि आप 15 मार्क्स के आंसर के अंदर एक पेज भरा है तो वो तो फिर आप अपनी बात भी पूरी नहीं लिख पाओगे, वहां पे फिर मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, और ऐसा नहीं कि आप 10 पेज भरने लग गए या 15 पेज भरने लगे। तो इस चीज को ध्यान में रखना। बाकी यही चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपने मेंस के आंसर लिखते हुए। तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ अपने आप डेवलप हो जाएगा। जो बच्चे मेरे पास कोचिंग में ज्वाइन करते हैं उनका भी यही रहता है कि आप आंसर लिखो, टाइम के साथ अपने आप थोड़ी सी गाइडेंस से आप अपने आप प्रैक्टिस से इन आंसर्स को अच्छा डेवलप कर लोगे। सो यहाँ पे हमने इतना ही डिस्कस करना था कि आप अपने मेंस के आंसर्स कैसे लिख सकते हो। बहुत सारी स्टेट्स के मेंस या अभी प्री भी आ रहे हैं, फिर मेंस भी आ रहे हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। जितना आप घर पे बैठ के एक तरीके से मॉक सिचुएशन के अंदर कि मैं अगर एग्जाम में बैठा हूँ और कैसे पेपर करूंगा, उस तरीके से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से एग्जाम में भी आपको जैसे घर पे बैठे हो ऐसी फील आएगी और आप आराम से पेपर कर पाओगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा जुडिशरी की क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मैं हर एक वीडियो में देते ही रहता हूँ। अगर आपको उसके लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7531000390 के ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच।